स्टूडेंट वी विल स्टार्ट नाउ न्यू टॉपिक कुलाम्स लॉ। अब कुलाम्स लॉ के बारे में स्टडी कर रहे हैं बेटा। तो स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टू चार्जेस को आपने क्या करना है, अज्यूम करना है। तो कुलाम्स ने भी दो चार्जेस को अज्यूम किया है। फर्स्ट Q1 लिख दिया, सेकंड आपके पास भी लिख दिया Q2 चार्जेस। दोनों आपस में कितने डिस्टेंस पे है बेटा, आपके पास R डिस्टेंस पर। सपोज अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव होते तो इनके बिटवीन क्या लगता है बेटा, रिपल्शन फोर्स लगता है, या आपस में क्या करते, रिपल करते। सपोज एक पॉजिटिव चार्जेस होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस, तो ये आपस में आप क्या करते बेटा, अट्रैक्ट करते। इट मीन्स कुलाम ने भी ये चीज़ अज्यूम किया, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस है तो इन बिटवीन आपके पास डेवलप क्या होगा, रिपल्शन फोर्स। अगर एक पॉजिटिव और दूसरा क्या है, नेगेटिव, तो इन बिटवीन डेवलप क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। क्लियर। तो मीनिंग क्या निकला, ये तो अपने प्रॉपर्टी में आप लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया। तो यहाँ पर भी दो चार्ज को अज्यूम किया गया है, एक तो आपके पास है Q1 चार्जेस और दूसरा आपके पास है Q2 चार्जेस। सपोज मैंने बोला है कि दोनों अपोजिट नेचर के, इट मीन्स डेवलप क्या होगा, इन बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो कुलाम लॉ ने जो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट क्या था कि अगर दो अपोजिट नेचर के चार्जेस है तो उस कंडीशन से हमेशा डेवलप क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस की क्या होता है, डायरेक्टली प्रपोजल होता है। इसका मीनिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये किसका साइन आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ये प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। क्लियर। इन दोनों के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप थ्योरी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस between two charges is directly proportional to the the force of attraction between the two charges is directly proportional to the product of चार्जेस। क्लियर। इससे मीनिंग क्या निकल रहा है, देखिए आप, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ है इन बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर, ठीक है, तभी तो अट्रैक्शन फोर्स है। ये अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, आपके पास डायरेक्टली प्रपोजल होता है किसकी, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो ये यही लिखा है मैंने यहाँ पर बेटा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली proportional to the product of charges. That is the first statement by the Coulomb's law. And second situations, suppose इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप इंक्रीज करते जाए, कहाँ पर लेके आ गए, इस वाले पॉइंट पर लेके आ गए। तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा उसने बेटा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस between the two charges inversely proportional to the square distance between two charges। देखिए बेटा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द टू चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, क्या है बेटा, ये स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस।
दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इससे मीनिंग क्या निकलेगा बेटा, एफ जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों ने बोला है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा आर स्क्वायर के। ऐसा लिख सकते हैं मैथमेटिकली, इसे आप बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा बेटा आपको। अब फ्रॉम इक्वेशन एंड इक्वेशन 2 दोनों को कंबाइन कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशंस 2 तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, एफ प्रोपोर्शनल तो एज इट इज रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस चार्जेस क्या होगी Q1 इंटू Q2, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और साथ में आपके पास क्या है आर स्क्वायर। तो इससे मीनिंग क्या निकला आपके पास में, आप मैथमेटिकली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जब भी प्रोपोर्शनल का फाइन आता है तो प्रोपोर्शनल का फाइन हमेशा क्या होता है, ओपन होता है, एक कांस्टेंट के साथ में और साथ में इक्वल। तो इक्वल तो आ गया और साथ में एक आपके पास आएगा कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो प्रपोज डायरेक्टली प्रपोजल जब भी ओपन होता है तो इक्वल के साथ क्या आता है बेटा, एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, वेयर K इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर? तो K इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बोला है और इस कांस्टेंट का नाम होता है कूलम्ब कांस्टेंट। कूलम्ब कांस्टेंट, या फिर आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर बेटा? तो ये आपके पास सिचुएशंस होता है बेटा कि जो कूलम्ब लो है उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स जनरेट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो ये K को आपने बोला है कूलम्ब कांस्टेंट। क्लियर? इस K की वैल्यू भी होती, इस K की वैल्यू क्या होती है बेटा, 9 इंटू 10⁻⁹। अब मैं किसकी बात करूँगा बेटा, यूनिट की। तो यूनिट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, देखिए अगर मैं यहाँ से K की वैल्यू सेपरेट करूँ तो F इंटू ऑफ आर स्क्वायर और साथ में अपॉन में Q1 इंटू Q2। क्लियर? फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट इन एम के सिस्टम मीटर स्क्वायर। अपॉन चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा, कूलम्ब। तो कूलम्ब को क्या लिखते हैं बेटा, C। सेकंड चार्ज है तो ये आपके पास C। तो कांस्टेंट क्या निकलेगा, सॉरी यूनिट क्या निकलेगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। इसको कैसे लिखा जा सकता है बेटा, N M स्क्वायर C माइनस ऑफ 2। तो मीनिंग क्या निकला कि वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻⁹ होता है, बट साथ में इसकी यूनिट क्या होती है बेटा आपके पास में, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर एंड कूलम्ब माइनस ऑफ 2 या अपॉन कूलम्ब। क्लियर बेटा? यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? अब सिचुएशन इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में और चलते हैं बेटा। तो जो ये K है, क्लियर, अब ये वैल्यू आपके पास कहाँ से आई, मेन बात तो ये है बेटा। इस K को आप कैसे लिख सकते हैं बेटा, ये इसका वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या लिखते हैं बेटा इसको, एप्सिलॉन। देखिए एप्सिलॉन को इस तरीके से अगर भूल जाएं बेटा तो थोड़ा सा याद रखिए, एप्सिलॉन याद करने का एक तरीके हैं बेटा ये तो, ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में ये फर्स्ट टाइम पर इंट्रोड्यूस होता है, तो स्पेलिंग जरूर याद रखें बेटा, एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन जो है आपके पास में, ये एक टाइप की क्या है, कांस्टेंट। आप लोग मान सकते हैं इसको कांस्टेंट, वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और इस एप्सिलॉन की वैल्यू भी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्या होती है,
अगर मैं इसको एक बार और रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्लियर। अब ये एप्सिलॉन आर क्या है बेटा, ठीक है, कई बार इसको ऐसे करके भी लिखते हैं एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो आप बुक के अकॉर्डिंग जो भी आपको सुटेबल लगता है आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये एप्सिलॉन आर है। अब इस एप्सिलॉन देखो ऐसे भी नोट कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है ना उस तरीके से आप इसको नोट कीजिए। क्लियर। अब एप्सिलॉन आर का मीनिंग क्या होता है, इसे बोला जाता है रिलेटिविटी, या रिलेटिव परमिटिविटी। ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। एज इट इज एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट आपके पास क्या होता है बेटा, आप वैक्यूम परमिटिविटी, वैक्यूम परमिटिविटी, ये आपके पास वैक्यूम परमिटिविटी। देखो जो आपके पास ई आर है, इस ई आर इट मीन्स एप्सिलॉन आर, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है बेटा, 1 इन फ्री स्पेस। देन ये जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई, साथ में आपके पास है एप्सिलॉन। क्लियर, या एप्सिलॉन नोट। इस एप्सिलॉन नोट की भी एक वैल्यू होती है, आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। क्या वैल्यू होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट आपके पास क्या होता है, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स, और ये आपके पास हो गया प्लस ऑफ। तो ये आपने अभी तक जो स्टडी किया है वो आपने स्टडी किया है बेटा कूलम्ब्स लॉ। देखो 10th क्लास के अकॉर्डिंग कूलम्ब्स लॉ तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बट थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शो किया है ताकि आपके पास फ्यूचर में बेनिफिट्स हो सके। आप हायर क्लासेस में इसके बारे में स्टडी करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। क्लियर बेटा, थैंक यू।